एंड चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, कार्नोट इंजन, है ना, कार्नोट इंजन। बेटा देखो, मेन के लिए देखोगे तो इसके सिर्फ फॉर्मूला से इम्पोर्टेंट है ना, किसके, कार्नोट इंजन के, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि कार्नोट इंजन क्या है। तो हमने अभी अभी देखा कि हीट इंजन होता है, हीट इंजन में क्या होता है, Q1 Q1 एनर्जी जो है वो सोर्स से ली जाती है, और सिस्टम जो है W वर्क करता है, और जो बची हुई Q2 एनर्जी है वो रिलीज कर देता है सिंक को। तो ये एक नॉर्मल एक हीट इंजन का एक मॉडल होता है। अब क्या है कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब वो एफिशिएंट नहीं होता, उसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है, और कई बार अपन जज नहीं कर पाते कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है ना, क्योंकि उसके टेम्परेचर्स पता होता है, लेकिन कितनी एनर्जी दी, कितनी एनर्जी ली, वो सब हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक आइडियलाइज्ड मॉडल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्नोट इंजन। और वो कार्नोट इंजन जो है ना, वो एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, मतलब रियल रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट हमें मतलब बस कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ, ये कार्नोट इंजन है, इसका सोर्स का टेम्परेचर इतना है, सिंक का टेम्परेचर इतना है, तो इसके बेसिस पर इतनी एफिशिएंसी आनी चाहिए। तो कोई भी हीट इंजन होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से मतलब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके आसपास ले सकते हैं कुछ, यानी कि कार्नोट इंजन को हम एक वी कैन से स्टैंडर्ड मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ में बनाना इसको पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर। तो इसके बारे में लिखते हैं, कार्नोट इंजन क्या है। सो लिख लीजिए, अ, लिख लीजिए, इट इज अ थियोरेटिकल इंजन, इट इज अ थियोरेटिकल इंजन, theoretical engine which is free from the defects all the defects of a practical प्रैक्टिकल इंजन मतलब प्रैक्टिकल हीट इंजन बोल सकते हैं, जो हम नॉर्मली जो हीट इंजन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिस इंजन कैन नॉट बी दिस इंजन, यानी कि कार्नोट इंजन है ना, दिस इंजन कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस कहने का मतलब ये कि ऐसा इंजन जो है वो हम लोग एक्चुअल में नहीं बना सकते, ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा, है ना, बिकॉज नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, ओके। बेटा तो खुद को अनम्यूट रखिए सभी लोग, क्या, ठीक है। तो बेटा रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, इसको बस हम एक स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज नहीं हो सकता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कैन बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड, दिस कैन बी taken as a standard। सर यस बेटा, सर वैसे ही है ना, जैसे आइडियल या इसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं। यस बेटा, बिल्कुल वैसे ही सेम वही है, ठीक है। सर और डिफेक्ट से यू मीन लाइक हीट लॉस, फ्रिक्शन, वो हाँ, सब में? यस, जैसे आप बोल रहे थे ना कि सर ये वॉल्स में वगैरह इधर उधर भी तो सर हीट यूज हो सकती है, हीट लॉस हो सकती है, बिल्कुल। तो वहां पर उन सबको कंसिडर नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली होता तो है ही लॉस, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, है ना। यस। तो इसीलिए एक आइडियलाइज ऐसा कार्नोट इंजन जो है वो अज्यूम किया गया, ठीक है। Against which the performance of actual engine can be judged. Engine can be judged.
ठीक है, समझ पाए? अब देखिए ये वाला किस टाइप से होता है, इसमें ना हम लोग एक आइडियल गैस लेते हैं और जितनी भी वॉल्स होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो यू कैन से जैसे कि ये पिस्टन ले लिया तो सारी की सारी वॉल्स जो होंगी वो इंसुलेटिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आइडियल गैस, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सिस्टम है जिसमें ये साइड की वॉल्स जो है ये इंसुलेटिंग है, लेकिन नीचे की वॉल क्या है, कंडक्टिंग है, ताकि ये क्या कर पाए, ये हीट ले पाए। पिस्टन लगा दिया हमने, या अभी क्या हो रहा है कि ये जाकर सबसे पहले बैठेगा सोर्स पर, है ना। तो सोर्स जो है हमने इस तरह से लिया कि सोर्स का जो ये वाला पार्ट है जहां पर वो पिस्टन आकर यहाँ पर टच होगा या ऊपर वाला सिलेंडर यहाँ आकर टच होगा, तो ये वाला पार्ट जो कंडक्टिंग रहेगा और बाकी सारी वॉल्स जो होंगी उसकी इंसुलेटिंग होगी। तो बेटा हीट इंजन में हम लोग ऐसे कंसीडर नहीं करते थे, इंसुलेटिंग वॉल्स नहीं लेते थे। अब यहाँ पर सारी वॉल्स मैंने इंसुलेटिंग लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि देर इज नो लॉस ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स और इसका टेम्परेचर हम T1 बोल सकते हैं, T1 केल्विन, ठीक है। इसके बाद बीच में जो आता है एक इंसुलेटिंग स्टैंड आता है, ठीक है। बेटा ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्या करता है, यहाँ पर हम ले जाकर रख देते हैं किसको, इस आइडियल गैस को, यानी कि ऊपर वाला जो अपना पिस्टन वाला जो सिस्टम है उसको, है ना। तो उसको इस आइडियल स्टैंड पर रखने का क्या फायदा, बेटा एक बात है कि जब कभी भी कोई इंजन है, कोई पिस्टन है ना, उसको हमने इससे टच किया, इसको टच करने पर इसका टेम्परेचर, किसका, आइडियल गैस का टेम्परेचर जो है, देखो ये नीचे वाली बॉल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा, उसको कुछ टाइम दे देते हैं जिससे क्या हो जाएगा, ये हीट जो है वो पूरी गैस में पहुंच पाएगी, ठीक है ना, पूरी गैस में पहुंच पाएगी। ऐसा तो होता नहीं है कि टच करते ही पूरी गैस में हीट पहुंच गई तुरंत, ऐसा तो नहीं होता ना, थोड़ा सा कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। और इसके अलावा या नीचे से क्या हो सकता है, या नीचे से हीट लॉस हो सकता है, सराउंडिंग में हीट रिलीज हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि सराउंडिंग में हीट रिलीज ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लाकर इसके ऊपर रख देते हैं। तो देखो नीचे वाला भी क्या मिल जाता है, इसको इंसुलेटिंग मिल जाता है। मेरी बात समझ पाए? सबसे पहले इसको इसके ऊपर रखा, किसके, इसके ऊपर रखा, हीट ले ली इसने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको लाकर इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसके ऊपर डालने से क्या होगा, नीचे से भी इंसुलेटिंग मिल जाएगा। तो नीचे से भी इंसुलेटिंग स्टैंड लग रहा है, तो इसका मतलब ये सारी हीट जो है वो उसके अंदर ही रहेगी, बाहर कोई लॉस नहीं होगा। और गैस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या जो भी एक्सपेंशन या जो कुछ भी होना है वो हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड है मतलब इसके टेम्परेचर वगैरह किसी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंसुलेटिंग है, ना हीट को आने देगा ना हीट जाने देगा। इस आइडियल गैस वाला ऊपर का जो पिस्टन वाला सिलेंडर है ना, तो उसमें वो क्या करेगा, वो हीट को ट्रैप कर देगा, बाहर लॉस नहीं होने देगा। अब इसको ले जाकर रखेंगे हम सिंक के ऊपर, ठीक है। तो सिंक के ऊपर ले जाकर रखेंगे तो सिंक का काम ही होता है क्या, चीजों को ठंडा करना, चीजों की जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है ये सिंक। ये जो सिंक है इसका टेम्परेचर जो है वो है T2 केल्विन, ठीक है। T2 लिख लो, बस केल्विन लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। अब हम क्या करते हैं, इस आइडियल गैस को ले जाकर इस सिंक के ऊपर रखते हैं और क्या हो जाता है, वापस अभी जो भी उसकी हीट होती है वो सिंक में रिलीज हो जाती है और उससे आइडियल गैस का टेम्परेचर अभी T2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले इसकी इसकी जो होती है ना वो 4 स्टेप्स होती है, इसकी जो 4 स्टेप्स होती है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह से ये 4 प्रोसेस फॉलो करके जहां से साइकिल स्टार्ट हुआ था वहीं पर पहुंच जाता है, यानी कि अपनी इनिशियल कंडीशन को ये अचीव कर लेता है। तो ये इसका कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है। बात समझ में आई?
यस, तो इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से भी लिख सकते हैं। या सर कार्नोट ये इंजन। सब क्लोज बाय पड़ा होता है ना, सिंक हाँ इंसुलेटिंग, बेटा, यस यस यस, ताकि सारी बीच में चीजें। हीट लॉस नहीं हो। हाँ यस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं, कार्नोट साइकिल के बारे में लिखते हैं। तो बेटा लिखिए, द वर्किंग, वी कैन से, जैसे जैसे इंजन वर्क करता जाता है ना, तो क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना बेटा, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो 4 साइकिल से होकर, मतलब 4 प्रोसेसेस से होकर जाता है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं ना, एज एज द इंजन वर्क्स, बेटा देखो इस प्रोसेस का यूज क्या है, कब करते हैं, है ना। बेटा देखो, वैसे देखा जाए तो आपको कहीं कुछ इसका खास यूज नहीं है, आपको तो बस न्यूमेरिकल मिलेगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, है ना। लेकिन वैसे इसका यूज क्या है, तो बेटा क्या होता है कि कोई भी इंजन बनाते हैं, तो अब उस इंजन में सोर्स का टेम्परेचर क्या रखा जाए, सिंक का टेम्परेचर क्या रखा जाए, है ना, ये डिसाइड करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक आइडियलाइज मॉडल को अज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्नोट इंजन, और उसके बेसिस पर उसको स्टैंडर्ड मानकर ही हीट इंजन को बनाया जाता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर अ रेफरेंस, तो कार्नोट इंजन जस्ट एक थ्योरेटिकल मॉडल है, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको जस्ट एक एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, जस्ट एक स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इसको इसके बेसिस पर क्या कर पाए, सारे मतलब अजम्पशन लेकर ऐसा मान लिया कि इतनी एफिशिएंसी होगी, तो हम जो इंजन बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी भी इसके आसपास ही कुछ होनी चाहिए, ठीक है। या बाकी एग्जैक्टली आप हायर लेवल पर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, अभी बस इतना ही, ठीक है। या यस बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एज द इंजन वर्क्स, जैसे जैसे इंजन वर्क करता है, तो फिर द वर्किंग सब्सटेंस, द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ इंजन undergoes a cycle which is known as, which is known as Carnot cycle. सर व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस? बेटा वर्किंग सब्सटेंस मतलब जो भी ये आइडियल गैस लिए ना, तो दिस इज वर्किंग सब्सटेंस, ओके। अच्छा ओके, लाइक वो हाँ, एक्सपेंड यदि करेगा, स्टीम इन, हाँ यस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस, जैसे बेटा स्टीम इंजन होता था तो उसमें स्टीम वर्किंग सब्सटेंस होता था, ऐसे ही पेट्रोल से चलने वाला इंजन है तो पेट्रोल इज द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो सिमिलरली एक कार्नोट इंजन है, तो जो भी इसका वर्किंग सब्सटेंस है वो इसका फ्यूल है, वी कैन से, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल गैस लिए ना, तो आइडियल गैस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, तो विच इज नॉन एज कार्नोट साइकिल, ओके, आगे बढ़ते हैं। द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, द कार्नोट cycle consists of the following four process, बस ये फोर प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, फॉलोइंग फोर प्रोसेस। ये फोर प्रोसेसेस क्या क्या है, फोर प्रोसेस बोलो या फोर स्टॉक बोलो, एक ही बात, चलिए। तो फोर प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेना होता है, मैं ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। ये प्रेशर और यहाँ पर अपन वॉल्यूम, ये दोनों ड्रॉप कर लेते हैं। अभी लेट से यहाँ से प्रोसेस इनिशियल जो है वो P1 V1, यहाँ से आइसोथर्मल क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने के बाद या उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इसको थोड़ा सा, इसका डायग्राम बनाने में थोड़ी सी तकलीफ पड़ती है, बट हो जाएगा। और आइसोथर्मल ये बना दिया। अभी एडियाबैटिक, ठीक है, अभी आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझ पाए? सर क्लोज लूप तो बना नहीं ना। ऑडिबल दोस्तों? या, तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक बार के लिए हम इसको नंबर 1 डाल देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं बचता लिखने के लिए। तो हम इसको बोल लेते हैं कि ये जो है, ये प्रोसेस नंबर 1 है। अब बी से सी तक, बी से सी तक प्रोसेस नंबर 2 है। सी से लेकर डी तक प्रोसेस नंबर 3 है। और डी से ए तक प्रोसेस नंबर 4 है। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ये कैसा आइसोथर्मल एक्सपेंशन? तो बेटा यहाँ पर टेम्परेचर T1 है ना, तो यहाँ पर P2 V2, और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, फिर से T1 टेम्परेचर ही होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जो फर्स्ट नंबर की प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। बेटा एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हीट विल बी टेकन, है ना। तो इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब होती है इन प्रोसेस नंबर 1। दूसरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक में ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट रिलीज होगी। फिर सी से डी, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है, हीट रिलीज होगी। एंड लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो उसमें क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा, ना से बाहर से ना कोई हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही रिलीज होगी, है ना। तो हियर फर्स्ट इज व्हाट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है मतलब प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो जो पहले था वही रहेगा, है ना, T1 ही रहेगा। ओके, नंबर 2, सेकेंड नंबर वाले में है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अभी एडियाबैटिकली इसको क्या किया, एक्सपैंड किया, सेकेंड नंबर वाली प्रोसेस। ओके, तो बेटा अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, तो वो T2 डालूंगा अब मैं, नया टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद अगली प्रोसेस जो है बेटा वो कौन सी है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो थर्ड नंबर वाली आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, तो जो यहाँ टेम्परेचर था वही टेम्परेचर यहाँ पर भी होगा। तो P4V4, और यहाँ पर T2 वही टेम्परेचर, है ना। और जो लास्ट वाला है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक
कंप्रेशन, ठीक है। या तो फिर से इनिशियल कंडीशन पर पहुंच गया, इस तरह से कंप्लीट साइकिल हमारा पूरा हुआ। ऑडिबल दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये सबको समझ आया? ओके। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। अब मैं अपर पार्ट शो कर लेता हूँ ताकि आप इसको लिख पाओ। यस, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। कार्नोट इंजन। अभी एक एक करके हमें इनको मतलब इस पूरी प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट है उसको डिराइव करेंगे। आपको तो फाइनल फॉर्मूला ही याद रखना है। आप बोलेंगे तो मैं फाइनल फॉर्मूला लिखूंगा, आप बोलेंगे तो मैं पूरा डिराइव करूंगा। बोलिए क्या चाहिए? हेलो। full derivation. फुल डेरिवेशन, ओके। सर वो फर्स्ट प्रोसेस में जब आइडियल गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जितना टेम्परेचर इस सोर्स का है उतना टेम्परेचर आइडियल गैस का हो जाएगा, ठीक है ना? समझ आया? सर बट आपने लिखा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ओवर देयर ना। हाँ बेटा, उसके ऊपर ले जाकर रख दोगे ना तो एक मिनट। हाँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको लाकर इसके ऊपर आपने रख दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर रखने पर क्या है, वो पिस्टन फ्री टू मूव है, ठीक है ना बेटा। पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है, बात समझ आई? हाँ सॉरी, इस कार्नोट इंजन में जो होगा उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा। वो हीट एब्जॉर्ब करेगा लेकिन क्या हो जाएगा, उसका पिस्टन जो है वो फैलता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा, टेम्परेचर को वो कांस्टेंट बना के रखेगा, ठीक है। समझ आया? अच्छा सर, तो मतलब आइडियल गैस जब सोर्स के ऊपर आता है तो वो फोर्थ प्रोसेस चल रहा है फिर, हाँ। और उसके बाद फिर फर्स्ट प्रोसेस हो जाता यस। है। ओके। प्रोसेस फिक्स है। सबसे पहले ये आके सोर्स के ऊपर जाएगा, फिर इंसुलेटिंग स्टैंड पर, फिर सिंक पर, ठीक है। तो सिंक सर पर जाने के मतलब बाद फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और फिर से सोर्स पर। इस तरह से रिपीट चलता रहता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फिर सॉरी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और उसके बाद फिर से स्टेप नंबर 4, फिर से स्टेप नंबर 1, ऐसे, है ना? सर तो लाइक पहले जब T2 टेम्परेचर था उससे T1 हुआ तो फोर्थ प्रोसेस पहले हुआ, फिर फर्स्ट प्रोसेस में उसने वर्क कर लिया, फिर सिंक पे आ गया सेकंड प्रोसेस में, वैसे ही हो रहा है। देखो, हर सोर्स और सिंक को टच करने के बाद ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस, फिर इसके बाद यहां से आने के बाद सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ के बाद इस पर, फिर इसके बाद फिर से इस पर, फिर से इस पर। समझ में आया? उसके बाद फिर से इस पर, फिर से इस पर। तो इस तरह से रिपीट करता रहता है ये। गॉट इट? यस सर। पहले क्या होता था, हीट इंजन में सोर्स से डायरेक्ट सिंक पर जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पहले सोर्स पर, फिर इंसुलेटिंग स्टैंड पर, फिर सिंक पर, फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पर, फिर से सोर्स पर, ऐसे। चलिए, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि बेटा ये एक स्टैंडर्ड की तरह हम लोग इस कार्नोट इंजन को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली पता नहीं चलता है कि किसी इंजन की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए। बट एक बात याद रखो, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, थ्योरेटिकल इंजन है, जो हम सिर्फ एक आइडिया के लिए बनाते हैं, मतलब अज्यूम करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि ये इंजन बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। या नेक्स्ट बेटा, जैसे जैसे इंजन वर्क करता है तो इसका जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जैसे कि आइडियल गैस या कुछ भी, तो क्या होगा, ये एक साइकिल को फॉलो करता है, नहीं, एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, और उसी साइक्लिक प्रोसेस को हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी 4 स्टेप्स होती है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फोर्थ स्टेप जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस?
1 मिनट सर। हम्म। देखो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सबसे पहले ना इस आइडियल गैस को ले जाके सोर्स पर रख दिया जाता है ना? तो बेटा क्या हो जाता है, आइडियल गैस जो है वो T1 टेम्परेचर उसका हो जाता है। अभी उस T1 टेम्परेचर पर उसको एक्सपैंड होने के लिए, है ना, एक्सपैंड होने के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर वो क्या होता रहेगा, एक्सपैंड होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ले जाकर उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, अब वो पूरी तरह से हीट ट्रैप हो गई। तो अब उसको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा और एक्सपेंशन और ज्यादा होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी ना हीट ली जा रही है और ना ही दी जा रही है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद ले जाकर इसको सिंक पर रख दिया। तो सिंक पर ले जाने के बाद ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर भी अब T2 करना है, तो उसके ऊपर रखने पर क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन होगा T2, ठीक है। और फिर वापस रिपीट होगी स्टेप, इंसुलेटिंग स्टैंड पर फिर से रखना है उसको, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर? सर लोगों पर प्लीज। ये डायग्राम बनाना है बेटा, जैसे मैंने बना रखा है वैसे ही। सो बच्चों फर्स्ट मार्च से ऑफलाइन स्टार्ट हो रही, राइट? यस सर। ऑनलाइन में खुश हो या ऑफलाइन चाहिए? ऑनलाइन बेटर। ऑनलाइन बेटर है, और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बोल रहे हैं, गुड। ज्यादा वोट तो ऑफलाइन वाले ही आए हैं, ओके। कुछ भी चलेगा, ओके ओके। और रिकॉर्डिंग्स आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगी, ये बात तो है। ओह, ओके। सबको क्लासेस ऑफलाइन चाहिए और एग्जाम ऑनलाइन, अच्छा। क्यों, चीटिंग हो सकती है इसलिए? क्या तो टाइम मिलता होगा ऑनलाइन में चीटिंग करने का, क्वेश्चंस छूट जाएंगे बहुत सारे ना।
कोई फायदा भी नहीं है। हम्म। तो बेटा वही बात है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन क्लास में आपको, हाँ, रिकॉर्डिंग का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये बात तो है। और थोड़ा सा टाइम सेव हो रहा है। बट ऑफलाइन की बात अलग ही है। आप बचपन से ऑफलाइन पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप लोगों को लाइव, मतलब सामने बैठ के और ज्यादा अच्छे से आ सकता है। मुझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ऑनलाइन में। मैं ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। हम्म। तो बेटा ऑफलाइन क्लास की एक बात है कि आप लोग क्लास मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अटेंड करना ही है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हम्म। चलिए, तो नोटेड ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये आप सबने नोट कर लिया, तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। सबसे फर्स्ट रॉक कौन सा होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब इसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे फर्स्ट रॉक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम यहाँ पर लिखते हैं द सिलेंडर containing ideal gas, the cylinder containing ideal gas as working substance, as working substance allowed to expand slowly at this constant temperature T1, at this constant temperature T1, ठीक है। मतलब उसको सोर्स पे ले जाके रख दिया। अब सोर्स पे क्या होगा? वो आइसोथर्मली एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो बेटा अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग कुछ चीजें तो जानते ही हैं। क्या? कि फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा यू जीरो, तो दैट इज डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, ओके। एंड वर्क डन कितना होगा? तो वो होगा एन आर टी वन एल एन, फाइनल वॉल्यूम इज वी टू एंड इनिशियल वॉल्यूम इज वी वन, वी टू बाय वी वन, है ना। तो एन आर टी वन एल एन वी टू बाय वी वन। और हम जानते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं हेंस Q1 इज इक्वल टू W। तो आप लिख सकते हो कि जो Q1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? nRT1 ln V2 बाय V1। बेटा ये आएगा क्या? आपका Q1 हीट। तो ये एब्जॉर्ब होती है, Q1 हीट एब्जॉर्ब होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, है ना। समझ आया? तो जो फर्स्ट प्रोसेस थी वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी, और उसमें Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई। नोट करिए इसको जल्दी से। So, sir, what is written after slowly at?
ऑडिबल दोस्तों? बट एक बात है, ऑनलाइन में आप सो के भी पढ़ सकते हैं नहीं? बहुत सारे बच्चे तो सो के ही पढ़ते होंगे और फिर सो ही जाते होंगे। चलिए, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ऑडिबल ना? Sir, what was written after slowly and आई डिड, ओके, एक्सपैंड स्लोली, उसके बाद लिखा है एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना? एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर T1। Sir, in the equation, the last equation, is that V2 by W1 or V1? नहीं नहीं बेटा, वो ऑब्वियसली वॉल्यूम है ना, यहाँ पर W कैसे आ सकता है? आपको याद है ना फॉर्मूला, है ना? वो तो गलती से हो गया, बस ये ऐसा है ना? V2 बाई V1, nRT1 ln V2 बाई V1, ठीक है? फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। आपको याद है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का, हमने नोट करवाया था आपको, ठीक है? अब इसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना? अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में लिखेंगे। एनीथिंग यू आर नॉट गेटिंग बच्चों? ये चीज पता है ना आपको? वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब कर चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? याद है किसी yes, को? sir. Yes, sir. गुड। अब बेटा, सेकंड स्ट्रोक जो होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है? और एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है? तो वो देखिए बी से सी तक है ना, सेकंड नंबर की प्रोसेस, बी से सी तक। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब होगी और ना ही रिलीज होगी। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं द सिलेंडर इज, द सिलेंडर is then placed on the non-conducting stand, and the gas is allowed to expand adiabatically. Allowed to expand adiabatically till the temperature falls, till the temperature falls from T1 to T2, ठीक है? T1 से उसका टेम्परेचर T2 तक आता है, तब तक हम उसको एडियाबेटिकली एक्सपैंड होने देते हैं, ठीक है? तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी एंड कोई हीट रिलीज नहीं होगी। और वर्क जो होगा, तो वर्क का फॉर्मूला आप सभी को पता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ऐसा लिख सकते हो आप। बेसिकली हम लोग लिखते थे क्या, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, है ना? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो बेटा यहाँ पर 1 माइनस गामा की जगह गामा माइनस 1 लिख लिया और डेल्टा टी की जगह माइनस डेल्टा टी, मतलब दोनों ऊपर नीचे साइन चेंज कर दिए। तो मतलब माइनस डेल्टा टी का मतलब T1 माइनस T2, यदि डेल्टा टी होता तो T2 माइनस T1 होता, है ना? और नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिया है, ठीक है? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। क्लियर बेटा? समझ पाए इस चीज को?
R upon gamma minus 1 into T1 minus T2। चलिए ये हो गया। अब इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ होगा, तो वैसे देखा जाए तो कंप्लीट साइकिल के लिए अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी देख सकते हैं तो 0 होता है, इसलिए अपने को हर जगह इंटरनल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है ना। हर जगह इंटरनल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा। देखिए सुनिए, आपको ये सारी चीज क्यों चाहिए, सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से समझने के बाद एनसीईआरटी आज ही घर पे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, वहां पूरा डिटेल्स में दिया है ना, पूरी प्रोसेस को सब कुछ ऐसे लिखा होगा वहां पर, तो वो बेटा वो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जो हमें चाहिए मेन के लिए, ठीक है। और वैसे तो आप सबको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला ही चाहिए होगा मेन के लिए, लेकिन स्टिल यू जस्ट सी दिस प्रोसेस, ओके। ताकि आप लोगों को स्कूल के लिए भी समझ में आए, स्कूल में भी तो 75% स्कोर करना है। नंबर 3, थर्ड स्टेप कौन सी थी बेटा, बोलिए। Isothermal compression. आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप थी, थर्ड स्टेप। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब आपको क्या करना है, इसको वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, समझिए। या दोस्तों अभी ठीक है, ऑडिबल। बेटा मैंने इतनी देर में यहाँ पर एक लाइन लिख ली आपके सामने कि क्या किया, अब हमने गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस हो गई थी, सॉरी एक्सपैंड हो गई थी, कहाँ से T1 से T2 टेम्परेचर तक आ गई थी। अब उस T2 टेम्परेचर यानी कि वो सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सिंक के ऊपर रख कर उसको फिर से आइसोथर्मली अब क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। सो आइसोथर्मली इसको कंप्रेस होने के लिए हम लोग टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये T2 टेम्परेचर पर आइसोथर्मली कंप्रेस होती है। तो अब अपने को वर्क डन लिखना है, तो बेटा आइसोथर्मली कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर फिर से डेल्टा यू 0, और W की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, NRT ln, यस, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा था, V3 बाय V2। समझ पा रहे हो ना, मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था ये वाला, ये देखिए। पहला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन V1 से V2 तक, फिर V2 से V3, ये फिर से एक्सपेंशन हुआ। अब V3 से V1 तक V3 से V4 तक, सॉरी V3 से V4 तक आइसोथर्मली कंप्रेस हुआ, है ना। तो फाइनल टेम्परेचर इज V4 और इनिशियली V3, तो ये लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है ना। तो V4 बाय V3, यस वो सही रहेगा, V4 बाय V3, एक्चुअली आएगा ऐसा ही कुछ, बट ठीक है, V4 बाय V3। क्लियर बेटा, समझ पाए। और हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू Q। या अभी चल गया।
या बट ऑफलाइन क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड। हाँ जी, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो हीट रिलीज Q2 के बराबर होगा, मतलब, और वो होगा nRT ln V4 बाय V3, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब जो लास्ट फोर्थ नंबर की प्रोसेस है वो क्या होगी? तो फोर्थ नंबर की प्रोसेस होगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। या फोर्थ नंबर की प्रोसेस आप लिखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ जी दोस्तों, Yes, sir. गुड। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सिलेंडर फिर से इनिशियल कंडीशन को, इनिशियल स्टेट को अचीव कर लेगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे फाइनली द सिलेंडर इज अगेन प्लेस्ड ऑन व्हाट, स्टैंड, है ना। अगेन प्लेस्ड ऑन नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, तो नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर फिर से रख दिया, तो अब ये एडियाबेटिकली कंप्रेस हो जाएगा, है ना। एंड द एडियाबैटिक कंप्रेशन या, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन इज कंटिन्यूड so that the gas returns to its initial state, initial state, ठीक है। देखिए, अब देखो मैंने पहले आपको क्या बोला, सबसे पहले सोर्स पर ले जाकर रख दिया, सोर्स पर उसका टेम्परेचर T1 हो जाता है, किसका, आइडियल गैस का टेम्परेचर T1 बन जाता है। अब थोड़ी देर उसी पर रहने देते हैं। तो बेटा देखो T1 टेम्परेचर उसने अचीव कर लिया, अब थोड़ी देर तक उस पर रहने दिया तो क्या होगा, T1 टेम्परेचर पर धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होने का उसको टाइम मिल जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। फिर उसको ले जाकर स्टैंड पर रख दिया, स्टैंड पर रख दिया तो अब क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल करता जाएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक तरह से वो है ना, तो उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे उसका फॉल करेगा और एक्सपेंशन होता जाएगा, ठीक है। तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई। फिर हम उसको आइसोथर्मली कंप्रेस करवाना चाहते हैं, तो हम सिंक पर ले जा, देखो उसका टेम्परेचर T2 पहुंच चुका है ना, टेम्परेचर फॉल होकर T2 पर पहुंच चुका है सिंक के बराबर। अब सिंक के ऊपर उसको रख देंगे और अब हम उसको कंप्रेस होने देंगे, तो धीरे 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 वहां क्या हो जाएगा, एडिया आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। T2 एक कांस्टेंट टेम्परेचर है ना सिंक का, तो सिंक पर रख दिया, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। अब फाइनली उसको फिर से स्टैंड पर रख देते हैं, तो अब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ तो इसका मतलब इसमें कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर वर्क जरूर होगा, और वर्क विल बी इक्वल टू, क्या लिखा था हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, है ना, क्या लिखा था, R/γ-1। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, तो आप जानते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो है, ये देखिए, इस डायग्राम को देखने से पता चलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर T2 था, यहाँ पर T2 था, लेकिन T2 से अब ये T1 पर जा रहा है, T2 से ये T1 पर जा रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर इज T2, है ना। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो R/γ-1, एंड यहाँ पर आप क्या लिखोगे, T1 माइनस T2, ठीक है। एक्चुअली
हाँ सर, फाइनल टेम्परेचर इज T1, हाँ T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा, यस अभी ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है। बच्चों किसी को कोई दिक्कत? नो, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें नोट कर ली। देखिए यहाँ पर क्या था, R/Γ-1 T1 माइनस T2, और यहाँ पर क्या है, R/Γ-1 T2 माइनस T1। So can you please scroll up? हाँ, कहाँ तक बेटा? Adiabatic expansion तक. ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। बेटा फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स, वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहां पर हम लोग ज्यादातर रिएक्शंस और उनके बारे में बात करना चाहते हैं, और यहाँ पर अपन लोग इंजन्स के बारे में बात करना चाहते हैं, मशीन्स के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वहां पर हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि वर्क डन ऑन द गैस की बात हम फिजिक्स में करते हैं। कहाँ पर? वर्क डन ऑन द गैस की बात। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात होती है तो वहां पर जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्क डन बाय द गैस इन फिजिक्स, वर्क डन ऑन द गैस इन केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय द गैस यूज करते हैं फिजिक्स में, लेकिन वर्क डन ऑन द गैस यूज करते हैं केमिस्ट्री में, इसीलिए वहां पर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सारी चीजें सेम है। बेटा ये नोट किया? वैसे भी इतनी सारी स्टेप्स लिखी है ना, आपको बस फाइनल फॉर्मूला लर्न करना है, जो मैं लिखूंगा। अभी नहीं लिखा है मैंने, किसी भी चीज पर डब्बा नहीं लगाया, ये सारी तो डेरिवेशन की स्टेप्स हैं, ठीक है। बट ये आप सबको याद रखनी पड़ेगी स्कूल एग्जाम के लिए, ओके। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, थर्ड पार्ट, नोट करो इसको। ओके, कंप्लीटेड, शैल वी मूव, आगे बढ़े। Yes, the lower part. एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। हम्म, तो अब हमें लिखनी होती है एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ द
कार्नोट साइकिल। अब जो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल, है ना। तो हम जानते हैं कि वर्किंग एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। बेटा कुछ पूछ रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है इधर। वर्क डन जो है वो टोटल वर्क W लिखेंगे और हीट एब्जॉर्ब सिर्फ Q1 हुई। बेटा Q2 जो होती है ना, ये देखो कंप्रेशन के वक्त, आइसोथर्मल कंप्रेशन के वक्त तो हीट रिलीज हुई थी, इसलिए एब्जॉर्ब जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हुई। बाकी एडियाबैटिक में तो ना तो एब्जॉर्ब हुई ना रिलीज हुई, इसलिए W/Q1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल वर्क डन W। अब W की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस प्लस सेकेंड प्रोसेस प्लस थर्ड प्रोसेस प्लस फोर्थ प्रोसेस, इन चारों प्रोसेस का वर्क हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या था, nRT log V2/V1 था वर्क, है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। फिर एडियाबैटिक वाला आ गया तो R/γ-1, और यहाँ पर आ गया था T1 - T2। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन था तो nRT, और यहाँ पर ln, यहाँ पर आ गया था V3/V2, और द फाइनल वन वाज R/γ-1, और यहाँ पर T2 - T1, और ये सारा टोटल वर्क है ना। तो बेटा अब यदि इसको हम आगे सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से देखिए, ये T1 है और ये T2 है ना। हाँ बेटा देखिए, ये R/γ-1 T1 - T2, और ये R/γ-1 T2 - T1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हटाओ इन दोनों को, है ना। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है, क्योंकि इनके साइन जस्ट अपोजिट है। तो बचा क्या? बचा nRT1 log V2/V1 प्लस nRT2 log V3/V2, ठीक है। अब इसमें से nr को कॉमन लिया जा सकता है। अब V1 V2 V3 एंड या मैंने कुछ कुछ मिस तो नहीं किया? एक मिनट, हाँ देख लेता हूँ। ये मिस कर दिया, V4/V3 था ना कि V2/V3, या ये था V4/V3, है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, log V4/V3, ठीक है। नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं ना। हम्म अब हमें इनके वॉल्यूम्स को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस की हेल्प से इनके वॉल्यूम्स को आपस में रिलेट करेंगे। Sir, हम्म why did we took only Q1? Can you explain it again? बेटा Q1 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, और हम जानते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और उसके बाद एडियाबैटिक की दोनों प्रोसेस थी, उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई नहीं, जीरो रही। और जो आइसोथर्मल कंप्रेशन था उसमें तो हीट रिलीज होती है ना बेटा, जब भी कंप्रेशन होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसमें हीट बाहर निकलती है। तो एफिशिएंसी में सिर्फ एब्जॉर्ब हीट को लिया जाता है, वर्क डन अपॉन एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। वो सिर्फ Q1 है, गॉट इट। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। अपर पार्ट बेटा कहाँ तक?
ये एडियाबेटिक कंप्रेशन लिख लिया था आपने? हाँ, लिख लो इसको, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो बेटा आगे बढ़े। ओके, ये एफिशिएंसी लिख लो जल्दी से। तो हमने वर्क डन ये लिखा है। अब बेटा एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, इतना सब हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब हमें V2 V1 V4 और V3 में रिलेशन पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं इन प्रोसेस BC, तो उसमें क्या होता है, वो कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम लोग लिख सकते हैं कि T1 और वहां पर वॉल्यूम क्या था, V2 था, रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर जो था उसका T2 तक फॉल कर रहा था और वॉल्यूम V3 बन रहा था गामा माइनस वन। तो V2 और V3 में एक रिलेशन यहाँ से एस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब T1 T2 एंड V2 V3 में। यहाँ से आप लिख सकते हो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस वन। इज इट करेक्ट? एंड इन प्रोसेस BC के बाद अब नेक्स्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन वाली प्रोसेस ले लेते हैं, यानी कि वो D से A तक है। तो D से A एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आता है, वहां पर T2 वॉल्यूम कितना था, V4 था रेस टू गामा माइनस वन, और फाइनली T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन। तो यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ से T1 बाई T2 की यदि आप वैल्यू लिखोगे तो वो आ रही है V4 अपॉन V1 रेस टू गामा माइनस वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू, यदि इन दोनों से बात करें वन एंड टू से, तो देखो T1 अपॉन T2 दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो V3 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन V1। दोनों की रेस गामा माइनस वन है तो दोनों को हटा दो आपस में, दोनों की रेस इक्वल है ना बेटा, तो दोनों की पावर हम लोग क्या कर लेंगे, हटा सकते हैं। यस दोस्तों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको V3 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन V1 मिलेगा। ओके,
आप एक काम करो, इनको आपस में ऐसे इंटरचेंज कर लो, यानी कि V3 की जगह V1 आ जाएगा और यहाँ V4 बाय V3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? गॉट इट दोस्तों? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका अपनाया अपने हमने। ठीक है, बस अब ये जो फॉर्मूला है वर्क डन वाला यहाँ पर डाल दो इसमें। तो V2 बाय V1, यहाँ पर V1 बाय V2 लिखा है। ठीक है, चल जाएगा अपना काम, है ना। यहाँ V4 बाय V3, ये V4 बाय V3। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं हेंस वर्क डन W इज इक्वल्स टू nRT1 log V1 बाय V2, है ना। V1 बाय V2, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? मतलब V1 बाय V2 की जगह V4 बाय V3, और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर V2 बाय V1 लिखा है ना, V2 बाय V1, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो V3 बाय V4, है ना। या फिर इसको चेंज नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने दो, V1 बाय V2 ही रहने दो। और जो दूसरा वाला है वो क्या लिखा है? प्लस एनआरटी लोग V4 बाय V3, तो V4 बाय V3 की जगह वैल्यू डाल दो nRT2 log V4 बाय V3 की जगह क्या आ जाएगा? एक मिनट, या ये मैंने उल्टा लिख दिया। V2 बाय V1, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा V4 बाय V3 की जगह V1 बाय V2। ठीक है, यदि इन दोनों को मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ nRT1 ln V2 बाय V1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस nRT2 ln V2 बाय V1। कैन आई डू दिस? बेटा देखो, V1 बाय V2 को मैंने V2 बाय V1 बनाया तो यहाँ आगे माइनस आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो जो चीजें कॉमन आ सकती है उनको कॉमन ले लो, एन आर और यहाँ पर ln V2 बाय V1, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ T1 माइनस T2, दैट्स ऑल। ये आ गया वर्क डन। अब बात करें एंड Q1, Q1 कितना था? हीट एब्सॉर्ब्ड इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट मींस nR T1 ln V2 बाय V1 था। ठीक है, ये था। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू W अपॉन Q1। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डालोगे तो क्या आ जाएगा? nR log V2 बाय V1 और यहाँ पर T1 माइनस T2 डिवाइड बाय nR T1 ln V2 बाय V1। ये nR ln V2 बाय V1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये बचा। और फाइनल फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया 1 माइनस T2 बाई T1। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इतनी बड़ी महाभारत की, लेकिन फाइनली ये फॉर्मूला मिला, एंड दिस इज ओनली द इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, समझ पाए? सर हम सिर्फ Q1 क्यों ले रहे हैं? Q2 इज हीट रिलीज ना। Q2 इज हीट रिलीज, उसको नहीं लेना है। हमारा फॉर्मूला अच्छा, बोलता है एब्जॉर्ब्ड हीट को लेने का। समझ आया? यस सर। तो सिर्फ Q1 में हीट एब्जॉर्ब हुई, Q2 में तो रिलीज हुई ना। ओके, कहाँ से? यहाँ से लिखना है आपको बच्चों। Yes. इसका डेरिवेशन काफी लंबा है, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अच्छे से एक बार समझना होता है। पर आपको इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर मेन। ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।
इससे भी ऊपर? So can you show the lower part, ओके last part? बेटा, कुछ लोग अपर पार्ट बोल रहे हैं, कुछ लोअर। कहाँ से लिखना है बेटा आप लोगों को? एफिशिएंसी ऑफ साइकिल यहाँ से बता दो एक बार, ठीक है? मैं आई विल स्क्रॉल डाउन, डोंट वरी बेटा। जिस चीज को भी लिखना है लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिस मच डन। ओके, मैं नोट्स भेज दूंगा, दैट विल बी बेटर। बेटा लोअर पार्ट मतलब यहाँ से देखना है आपको। देखिए, इन दो प्रोसेस में हमने क्या किया, मतलब इन दोनों प्रोसेस को क्यों लिया? हम यहाँ पर V1 V2 V3 एंड V4 को आपस में रिलेट करना चाहते थे, बस इसीलिए इसको लिया है ना। बाकी इस पूरे का कोई रोल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपके लिए तो फाइनल फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? T2 is temperature of sink, T1 is temperature of source. सर ऊपर हेडिंग अपने एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डाला है, इट शुड बी इंजन ना। एक ही बात है, अच्छा एक ही बात है बेटा। कार्नोट इंजन जो होता है वो कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है ना। तो यस बेसिकली सर। अपन साइकिल की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, राइट? तो जो साइकिल की एफिशिएंसी वही कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है, ठीक है? ओके सर। साइकिल उसकी प्रोसेसेस को शो कर रहा है ना। ओके दोस्तों, डन।
ठीक है। तो ये जो कार्नोट इंजन होता है ये सिर्फ 2 टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करता है, T1 एंड T2, है ना। तो इसको मोस्ट एफिशिएंट इंजन माना जाता है, और बेटा ये इंजन पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ एक थ्योरेटिकल इंजन है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कार्नोट reversible engine working between two given temperatures is considered to be most efficient engine। ठीक है, दैट्स ऑल। ये कार्नोट इंजन फिनिश हुआ, और बस इतना ही अपने को करना था, ज्यादा टेंशन अपने को लेनी नहीं है। ठीक है, सर इसको रिवर्सिबल इंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा देखो इसको रिवर्सिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। पहले आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, फिर आपने एडियाबैटिक पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, फिर वापस रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन भी किया और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन भी किया। समझ में आया? Sir, मतलब जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं तक लेकर आए। यस बेटा बोलिए। sir, but in that case, it's taking work and giving out heat. It's not an engine, right? बेटा ये क्यों बेटा? Sir, because if Carnot's one-way cycle just takes in heat and gives in work, will the reverse हाँ। reaction take in work and give in heat like refrigerator? बट बेटा देखो ऐसा नहीं है, कोई भी यदि कंप्लीट प्रोसेस होगी तो ऑब्वियसली उसमें से है ना, हम लोग बोलेंगे कि वहां पर लाइक हीट गिवन भी होगी और हीट टेकन भी होगी, राइट? यस। और ओवरऑल वर्क शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो ओवरऑल वर्क शुड बी पॉजिटिव, तो यस वो पॉजिटिव है। यहाँ पर यू कैन सी Sir, ओवरऑल वर्क की वैल्यू मिली अपने को, है ना। but in the reverse सिस्टम reaction, इज डूइंग वर्क। हाँ बेटा, but in the reverse reaction, work is being taken, right? Because it's in the anti-clockwise direction. बेटा वर्क इज डन। देखो वर्क, एक बात सुनो, वो बेटा कंप्रेशन हुआ है, तो कंप्रेशन हुआ है तो सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क कर दिया, एक तरह से ये बोल सकते हैं नेगेटिव वर्क Yes. हो गया। तो सम पार्ट ऑफ सिस्टम पर ये पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। लेकिन Yes. नेट टोटल वर्क जो आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, मींस वर्क डन बाय द सिस्टम होगा टोटल वर्क। समझ में आया? टोटल वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा होता तो क्या हो जाता फिर, वो बन जाता रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बात समझ पाए? Okay, sir. बेटा हम हमेशा टोटल वर्क इन साइकिल देखते हैं, ना कि पर्टिकुलर प्रोसेस। समझ रहे हो? तो टोटल वर्क ऑफ द साइकिल शुड बी पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वो क्या है? हीट इंजन है। समझ पाए? ओवरऑल वर्क तो पॉजिटिव ही आया ना हमारा। चलिए, तो ये सर कंप्लीट तो हुआ हमारा। हाँ बेटा बोलिए। तो वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा है इसलिए उसको फिर रिवर्सिबल बोल दिया। हाँ बेटा, मतलब जहां से ओके। स्टार्ट हुआ वापस वही प्रोसेस कंप्रेशन में फॉलो करके वापस रिवर्स उसी पोजीशन पर आ गए जहां से स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा ओके सर। क्लियर? तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो बेटा मतलब कहने का मतलब वही है कि जैसे कार्नोट इंजन है उसी तरह से एक आइडियल रेफ्रिजरेटर को अज्यूम किया, दैट इज कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा जो भी एफिशिएंसी वगैरह हम लिखते थे वो एनर्जीज के रूप में Q1 और Q2 के फॉर्म में लिखते थे, लेकिन हमें नहीं पता चलता था कि कितनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। हमें तो टेम्परेचर वाला रिलेशन चाहिए, है ना। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, कार्नोट को रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि जहाँ Q1 है वहां पर टेम्परेचर T1 से रिलेट कर पा रहे हैं, और Q2 है वहां पर टेम्परेचर T2 से रिलेट कर पा रहे हैं। यस बेटा, ये हो गया है चैप्टर ऑलमोस्ट, है ना। बस ये छोटी सी चीज और लिख लेते हैं। तो लिख लो बेटा कार्नोट रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर इसकी कुछ प्रोसेस नहीं लिख रहे, बस इसको रिलेट कर रहे हैं। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, Q1 अपॉन Q2 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो T1 अपॉन T2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप लोगों को पता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या फॉर्मूला था बेटा, याद है? परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला, यस एनीबॉडी? Q2 by Q1 minus Q2. Q2 by Q1 minus 1 Q2. minus Q1 by Q2 minus 1. मैंने जो लिखा है ये गड़बड़ है, वेट, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको हटाओ एक बार, हम उस चीज पर पहुंचते हैं, ठीक है। यस, तो बेटा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ 1 माइनस कर देता हूँ, तो इस तरफ भी -1 लगाता हूँ और इस तरफ भी, यानी कि मैं दोनों तरफ 1 से माइनस कर सकता हूँ। यस, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T2, ठीक है। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ, यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो क्या मिलेगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और यहाँ पर मिलेगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। यस, ठीक है, सॉरी ये T1। तो बेटा हम लोगों को पता है कि ये चीज क्या होती है, ये होती है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यस, उसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा, दैट इज, ये दोनों ही फॉर्मूलाज उसके लिए करेक्ट है ना, लेकिन टेम्परेचर की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला हम ये लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई मुझसे पूछे कि सर इफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो बेटा इन दोनों का रिलेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बीटा इसी को क्या होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 होता है फॉर्मूला, और हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ Q1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q2, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर Q1 अपॉन Q2, ठीक है। रुको, यहाँ Q2 बाई Q उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पर Q2 बाई Q1 अभी परफेक्ट है, यहाँ पर भी Q2 बाई Q1, अरे कुछ भी नहीं किया मैंने, ऊपर नीचे दोनों तरफ Q1 से डिवाइड कर दिया, बस बात खत्म। ये Q2 बाई Q1 बना ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर Q2 बाई Q1, ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इजीली रिलेट कर सकते हैं ना। हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी होता है ईटा, ईटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। बेटा 1 माइनस Q2 बाई Q1 है, तो इसका मतलब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, तो यहाँ से मुझे दोनों को रिलेट करने में बहुत आसानी होती है, क्या, जहां पर भी Q2 माइनस Q1 लिखा है ना, वहां पर क्या डाल दो, Q2 बाई Q1 की जगह आप क्या डाल दोगे, 1 माइनस ईटा, ठीक है, समझ रहे हो। इसको ऊपर वाले में रखो तो क्या मिल रहा है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन 1 माइनस 1 माइनस ईटा, यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, बीटा इज इक्वल टू
1 माइनस ईटा अपॉन ईटा आ गया फाइनल रिलेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये रिलेशन हुआ इन दोनों में, इसको बस याद रखना है। ठीक है, तो आपको जो चीजें डब्बे में लिखी है वही याद रखनी है, बाकी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, So how you got कार्नोट the first line equation? ये वाली कार्नोट रेफ्रिजरेटर ये। Yes, yes. तो बेटा ये जैसे कार्नोट इंजन 2 टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करता है, वैसे ही कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी सिर्फ 2 टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करता है। ठीक है, और जो भी हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज का जो भी रेशो है वो टेम्परेचर से इसी तरह से रिलेटेड होगा T1 एंड T2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। जैसा कार्नोट इंजन में होता था वैसे ही कार्नोट रेफ्रिजरेटर में भी है। ठीक है, So like ये pre-derived है ना वैसे कुछ? हाँ यस, प्री डेराइव्ड है। यस बेटा, हम लोग इसके डेरिवेशन स्टेप्स में नहीं जा रहे, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है ये डब्बे में बंद फॉर्मूला, और वो आपको याद रखना है। ठीक है, Can you show the lower part? यस। So can you please scroll up, please? बेटा कहाँ तक, So कौन वो से जो टॉपिक तक स्क्रॉल करना है बेटा? रेफ्रिजरेटर वाला है, इसके ऊपर वाला बस। कार्नोट रेफ्रिजरेटर यहीं से। हाँ यस सर। हाँ बेटा नोट कर लो इसको, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। ठीक है ना, इससे ऊपर तो स्क्रॉल नहीं करना है। दैट्स ऑल दोस्तों, ये थर्मोडायनेमिक्स अपना खत्म हुआ। अब आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था कि आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, किसी ने किया, ट्राई किया? हेलो, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो पहले हीट ट्रांसफर कर लेंगे, फिर थर्मल एक्सपेंशन कर लेंगे। तो हीट ट्रांसफर भी पूरा थ्योरेटिकल ही चैप्टर है, लेकिन ठीक है, याद रखने हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज उसमें, और नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी ओनली, मतलब उसके क्वेश्चन आप कर पाओगे। सर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर सेंटेंस था वो क्या? कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये वाला, कार्नोट रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन 2 given temperatures is considered to be most efficient engine. Clear? Noted? यस बेटा ये वाला हो गया नोट। Can you please scroll down? Yes.
ओके फ्रेंड्स, डन। अच्छे से सब समझ आया? क्वेश्चन करें एक? A Carnot engine works between two temperatures T1 is equals to 227 degrees Celsius and T2 is equals to 27 degrees Celsius. Find its efficiency, its percentage efficiency. Yes दोस्तों, इसकी efficiency आपको percentage में निकालनी है. ट्राई कीजिए इसको. हुआ किसी का? Anybody? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? सर यस बेटा जी. को टेम्परेचर्स केल्विन में लेना है. ऑब्वियसली ओके. एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है टेम्परेचर. ठीक है. तो 1 माइनस T2 बाई T1. तो T2 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 300 केल्विन. एंड T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 500 केल्विन. तो eta is equals to 1 minus 300 upon 500. तो आप इसको लिख सकते हो 2/5, है ना. इसको यदि परसेंटेज में लिखना है तो आप लिख सकते हो 2/5 इंटू 100%. ठीक है. तो ये 40% एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी. सॉरी 40%. ठीक है. समझ आया? तो इसी टाइप का ही रहता है. आपको लाइक ऐसे ही एक दो टेम्परेचर्स दिए होते हैं, ऐसा ही कुछ दिया होता है और आपको सॉल्व करना होता है. जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में. सिर्फ फॉर्मूला पर बेस्ड रहेंगे. ठीक है. तो ये एफिशिएंसी फाइंड कर लिया हमने, है ना. चलिए एक तो क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक प्रोसेस है आपके सामने. यहाँ पर पीवी साइकिल है. ठीक है. यहाँ पर P नॉट, V नॉट और टेम्परेचर T नॉट ले लो. यहाँ पर 2P नॉट, V नॉट एंड टेम्परेचर नहीं पता. यहाँ पर 2P नॉट और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर 4V नॉट है. और यहाँ पर
टू पी नॉट और जो वॉल्यूम है वो 4v0 है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं पता। या ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड नंबर 1 टेम्परेचर at B, C, and D. Number 2, efficiency of the cyclic process. चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। टेम्परेचर सिर्फ ए पॉइंट का दिया है और किसी का नहीं दिया है, तो आपको बाकी सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टी नॉट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सबको याद है ना? या आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके गुड, सॉल्यूशन करते हैं। कितने लोगों का आया आंसर? एक तो मुझे हर्षिल ने बताया है, और बेटा कैसी प्रोसेस है? ए से बी, ए टू बी प्रोसेस इज आइसोकोरिक, बी टू सी आइसोबारिक, सी टू डी आइसोकोरिक एंड डी टू ए आइसोबारिक। यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, तो सेम टेम्परेचर कहीं पर भी नहीं होगा। ओके दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, सामने ही डेटा गिवन है, उसी से पता चल रहा है ना? अब भी सोच रहे होंगे कि सर ने ये लिखा क्यों है, क्या जरूरत है लिखने की, है ना? चलिए मैं 2 मोर मिनट्स देता हूँ आपको, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? मैंने हिंट दे दिया है आपको, अभी हिंट देने के बाद आपको खुद से करना है। बेटा मोनोएटॉमिक डायटोमिक कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आंसर टी नॉट की फॉर्म में निकालना है। आप चलो, आपको हाँ एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ सकती है ना, मोनोएटॉमिक ले लेना है यदि जरूरत पड़े तो।
जरूरत पड़े तो मोनोएटॉमिक गैस ले लीजिएगा। चलिए यस दोस्तों, सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस ए टू बी, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन देख सकते हो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देख सकते हो यहाँ पी नॉट है, प्रेशर 2 P0 हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर T0 से 2T0 हो जाएगा। तो टेम्परेचर एट बी, याद है ना आपने क्या किया था, लिखवाया था मैंने अच्छे से आपको, क्या लिखवाया था, P0 अपॉन 2P0 इज इक्वल्स टू T0 अपॉन TB। तो TB की वैल्यू आ गई आपकी 2T0, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे V1 अपॉन T1, यानी कि V0 अपॉन 4V0। ओके, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे या मैंने कहाँ का लिया है, बी और सी का ले रहा हूँ, है ना, बी से सी की बात कर रहे हैं ना, या तो अब यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर की बात करें तो कितना था बी पर, 2T0 था, तो यहाँ पर है TC, ठीक है, समझ में आया। तो ये TC की वैल्यू कितनी मिल गई, 8T0। क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं बात करता हूँ फिर से, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई कौन सी, सी से डी की, ठीक है। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो सी पॉइंट पर बात करें तो प्रेशर इज 2P0, तो यहाँ पर प्रेशर P0, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था 8T0, तो यहाँ पर टेम्परेचर टी डी कर लेते हैं, यहाँ से टेम्परेचर एट पॉइंट डी मिल गया, कितना मिल गया 4T0, है ना आंसर। तो बी, सी और डी, इन सारों पर हमें क्या मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। यस दोस्तों, हो गया काम, बस अब करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो हमें पता ही है। हाँ, एफिशिएंसी की बात करें, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितना होता है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड की बात करनी है। बेटा वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट साइकिल में वर्क डन होगा वो कितना होगा, हियर वर्क डन W। बेटा मुझे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल के लिए क्या मैं वर्क फाइंड कर सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यस। तो लेंथ हो जाएगी V0 से 4V0 तक, यानी कि 3V0, और ब्रेथ की बात करें तो वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है P0 से 2P0, यानी कि P0। तो P0 इंटू 3V0 इज द आंसर, राइट, आंसर इज 3P0 V0। क्लियर, 3P0 V0 इज द वर्क डन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, नो, यस, से समथिंग। ये हो गया पूरे साइकिल का वर्क। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगी वो अपने को देखना है, इसके लिए अपने को एक एक प्रोसेस को पकड़ के देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस को ले लो, तो क्यू ए बी की बात करता हूँ, क्यू ए बी, वो आ जाएगा डेल्टा यू ए बी प्लस वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, है ना। अच्छा बेटा देखिए, अब सब में आपको टेम्परेचर्स तो पता ही है, तो आप यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यस दोस्तों, तो हीट एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ हो रही है,
तो सबसे पहले ए से बी की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3/2 nRT नॉट प्लस वर्क डन इन प्रोसेस ए बी इज 0। तो ये क्या आ जाएगा, nRT नॉट को P नॉट V नॉट लिख सकते हैं, तो 3/2 P नॉट V नॉट मिल गया, है ना। वर्क डन इन प्रोसेस BC इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, या फिर इसके लिए NCV डेल्टा T से भी कर सकते थे, एक ही बात है ना, एक ही बात है, सर कोई दिक्कत। हाँ बेटा, सर आपने AW लिखा है, क्या क्या क्या, आपने डेल्टा यू के राइट में AW लिखा है ना। ओके अच्छा, हाँ ये ए बी आना चाहिए ना, ए बी। या फिर आपको ये नहीं पसंद तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ए से बी प्रोसेस के लिए आपको करना है ना, तो हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस NCV डेल्टा टी होता है, क्योंकि वर्क तो जीरो होता है, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, NCV डेल्टा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F/2 nR डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू 2T नॉट माइनस T नॉट इज जस्ट T नॉट, तो आप इसको लिख सकते हो F/2 या 3/2 nRT नॉट, इसको हम 3/2 P नॉट V नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट BC प्रोसेस को आप लिख सकते हो NCP डेल्टा T, ओके। तो यहाँ पर हम यदि वैल्यूज रखें तो N CP की वैल्यू होती है F/2 प्लस 1R, F/2 प्लस 1R डेल्टा T, तो 3/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 NR। हाँ जी, यहाँ पर बात करनी है डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, आप कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हो, BC की प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो बेटा C पर टेम्परेचर जो मिला था वो कितना मिला था, बोलिए दोस्तों। वैसे NR डेल्ट, हाँ यहाँ पर अपने को टेम्परेचर कितना मिला था, 8T नॉट, है ना, और यहाँ पर 2T नॉट, दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 6T नॉट। यस, आई बात समझ। तो यदि इन दोनों को ऐड करें तो कितना मिलता है, 15 nRT नॉट, और इसको आप लिख सकते हो 15 P नॉट B नॉट। क्लियर। वर्क डन इन प्रोसेस CD आइसोकोरिक कंप्रेशन हो रहा है, तो NCV डेल्टा T, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 nR। और बेटा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, बेटा आपको पता है ये कितना आया था, ये आया था डी पर टेम्परेचर जो आया था वो 4T नॉट आया था, तो यहाँ पर फिर 4T नॉट आया था, और ये 8T नॉट, तो बेटा यहाँ -4T नॉट आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, -4T नॉट, मतलब ये तो नेगेटिव हीट आ गई, -6nRT नॉट, तो ये हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, ये तो रिलीज हो रही है। ओके कोई बात नहीं, DA को भी ट्राई करके देख लेते हैं, DA इज NCP डेल्टा T, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये 5/2 nR और डेल्टा T की वैल्यू फाइनल इज T नॉट, और उससे पहले 4T नॉट -3T नॉट आ रहा है ना, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को आपको नहीं लेना है। तो हम सिर्फ हीट एब्जॉर्ब्ड की बात करें तो वो सिर्फ दो ही हीट्स हैं, AB और CD में, ठीक है, AB और CD में ही एब्जॉर्ब हो रही है, बाकी में नहीं हो रही है, तो दोनों को ऐड करो तो कितना आता है, 3/2 प्लस 15 P नॉट V नॉट, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 33/2 P नॉट V नॉट। ओके, अपना काम तो हो गया। एफिशिएंसी क्या लिखोगे, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, सर वर्क डन वो कितना आया था, BC होगा, BC। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, PC, या बट लिखा सही है ना, हाँ। तो ये आ रहा था 3P नॉट V नॉट, और डिवाइड बाय आ गया 33/2 P नॉट V नॉट, है ना। So finally we can write here 2/11 is the efficiency. Over. समझ पाए।
सर हाँ बेटा, सर वो जो कार्नोट इंजन का जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तब द गैस वाज केप्ट एट द सोर्स ना? बेटा हाँ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस को सोर्स पर रखा था। यस बेटा। तो जो सोर्स का टेम्परेचर था वही कांस्टेंट T1 टेम्परेचर है और उस पर थोड़ी देर के लिए रखा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। सर लाइक टेम्परेचर गैस का कैसे कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल? नहीं वो बेटा, मैं हम लोग वहां से काउंट कर रहे हैं जहाँ से उसका टेम्परेचर T1 हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। उससे पहले का काउंट नहीं किया हमने, ठीक है। अच्छा पॉइंट ए से ना? हाँ, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे थे प्रोसेस को, ये उससे पहले जो भी हुआ उसको इग्नोर किया, ठीक है। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलते हैं। बेटा हम लोगों को दिया जरूर होगा, एफिशिएंसी पूछा है तो अब वो मोनोएटॉमिक डायटॉमिक जैसा भी आपको गिवन होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है इतना। सर बेटा मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, पूरा थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। अब सिर्फ हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन बाकी है, एल्स सब कुछ हो गया है। सो यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड जो भी है, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी आपको हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी चीज मिले, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, ऐसी चीज मिले, उसको आपको छोड़ देना। ब्लैक बॉडी ये वर्ड लिखा हो तो भी छोड़ देना, है ना। और थर्मल एक्सपेंशन तो ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। क्लियर, आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. Bye. सर Thank you. तो दैट इज द पार्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स, हीट ट्रांसफर, ठीक है। या बाकी थर्मोडायनेमिक्स जो है अपनी मेनली कंप्लीट हो गई है ना। या दोस्तों चलते हैं ना, बाय बाय।